हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। तब आंसर राइटिंग सेशन कैसा चल रहा है? आंसर राइटिंग अच्छे से कर रहे हो? और आंसर राइटिंग के अंदर अभी जो हम आंसर राइटिंग करवा रहे हैं उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, खास करके बिहार के वो बच्चे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से आए हैं, जिनकी स्कूलिंग अच्छी नहीं है, वो बहुत ज्यादा ही गड़बड़ कर रहे हैं। खास करके वो बच्चे जिनकी स्कूलिंग अच्छी है वो ठीक है, लेकिन उन्होंने अभी स्कूल और कॉलेज के लिए आंसर राइटिंग किया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नहीं किया है, लेकिन एक बेसिक आंसर राइटिंग आता है तो उसको इंप्रूव करना थोड़ा सा आसान है। लेकिन जो बोरा तो नहीं, मान लो चलो ठीक है बोरा नहीं, लेकिन वैसे स्कूलों में पढ़े हैं जहां सिर्फ एग्जाम ही पास करना होता था और किसी तरह से इंटर ग्रेजुएशन करके आ गए, यहां पे खूब मेहनत किया और बीपीएससी 71 का प्रीलिम्स निकाल दिया, अब बारी मेंस की है, आंसर राइटिंग में हाथ पांव फूल रहे हैं, आंसर राइटिंग लिखना इवन बहुत बच्चे छोड़ भी रहे हैं, ये सोच करके सब याद कर लेते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में सीधे लिखेंगे ना, है ना। देखो, आंसर राइटिंग को लेकर कुछ बेसिक चीजें हम आपके साथ डिस्कस करते हैं और आप लोगों के दिमाग में क्या चलता है वो भी हम बात करेंगे। आंसर राइटिंग के लिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट है, एक देखो, कुछ भी अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हो ना, सबसे पहले एक इंट्रो होता है किसी के भी आंसर में, किसी भी, वो शॉर्ट आंसर हो लॉन्ग आंसर हो फर्क नहीं पड़ता, एक इंट्रो होगा। इंट्रो के बाद एक बॉडी पार्ट होता है और उस बॉडी के पार्ट के बाद कंक्लूजन होता है, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन के अंदर इंट्रो होगा, बॉडी पार्ट होगा, कंक्लूजन होगा, पहली बात ये। वो शॉर्ट में भी होगा लॉन्ग में भी। आप ये सोचेंगे कि हमने बहुत अच्छा इंट्रो लिख दिया, हमने बहुत अच्छा बॉडी लिख दिया और कंक्लूजन गायब कर दिया, जैसा कि कर रहे हो ना, कर रहे हो, लिखते लिखते पेज समाप्त हो गया, खत्म। ये काम नहीं करना है, आपको शुरू से ही ध्यान रखना है, कंक्लूजन भी लिखना है और याद रखिएगा इसके भी मार्क्स होते हैं, इसका भी मार्क्स होता है। ये आप सोचोगे कि नहीं हमने बीच में बहुत अच्छा लिख दिया और नंबर पूरा मिल जाए, ये कभी नहीं होगा, क्योंकि मार्क्स डिवाइडेड होता है। एक तो ये। दूसरी दिक्कत क्या है, दूसरी जो एक बड़ी दिक्कत है कि क्वेश्चन जो है ना, एक तो पढ़ने में दिक्कत करते हैं, देखो पढ़ने में दिक्कत है। दूसरा जो ब्लंडर हो रहा है, आंसर जब लिखते हैं तो वो सब कुछ लिखना चाहते हैं, समझो इसको। और मैंने बहुत सारे बच्चों पे, आज से नहीं सालों से करवा ही रहे, सालों से हमने ये देखा है कि शुरुआत में जैसे अभी क्या होता है कि अगर आप लोग जीएस की तैयारी कर रहे हैं या आगे की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो क्या लगता है ना कि सब कुछ पढ़ ले, इसको और अच्छे से समझना है। तो जब करंट अफेयर्स की तैयारी करते हो तो लगता है सब कुछ पढ़ ले, कहीं आ गया तो। लेकिन जब हम लोग गाइड करते हैं या बताते हैं तो फिर हम लोग ये बताते हैं कि नहीं, इस सेक्शन को छोड़ दीजिए, यहां हटाइए, ये इंपॉर्टेंट इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं है, किसी और के लिए, इसके लिए नहीं है। तो हम लोग वहां पे आपको बताते हैं कि क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। आपको लगता है कहीं छूट गया तो, आ गया तो, ऐसा होता तो है नहीं। यही बात मेंस आंसर राइटिंग के दौरान है। जब हमने पूछा ऐसा क्यों करते हो, तो उसका कहना था कि सर सब कुछ लिख देते हैं, सब कुछ लिख देते, नहीं लिखेंगे ना तो सामने वाले को लगेगा इसको नहीं आता है, हमको आता तो है, तो हम सब कुछ लिख देते। सब कुछ का क्या मतलब है? मान लीजिए आपसे कारण पूछ रहा है तो आप कारण तो लिख ही रहे हो, कारण तो आप लिख ही रहे हैं, साथ में परिणाम भी लिख देते, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कारण, लिख रहे हो परिणाम भी। तो कारण जब पूछ रहा है तो देखो, सबसे पहले इस प्रॉब्लम को दूर कीजिए। इसमें पहला प्रॉब्लम है क्वेश्चन में दिक्कत। आपको क्वेश्चंस को समझने में दिक्कत हो रही है, प्रश्नों की प्रकृति और प्रश्नों का डिमांड आपको समझना होगा, और वो समझने के लिए एक क्वेश्चन को 10 बार 15 बार शुरुआत में पढ़ना होगा। ऐसा अगर आप कंटिन्यू करोगे ना 10-20 क्वेश्चंस के साथ, तब आप समझ लोगे और आपको बहुत अच्छे से जो मैं बोल रहा हूं इसको आप अकेले में आराम से फील कर सकते हो। आप बहुत अच्छे से किसी एक क्वेश्चन उठाना, उसको एक बार पढ़ना, दोबारा पढ़ना, तीसरा पढ़ना, चौथे बार पढ़ना, और जितनी बार पढ़ोगे ना तुमको पढ़ते पढ़ते दिमाग फॉर्मेट भी करेगा और आपको अंदाजा होने लगे अच्छा ये पूछ रहा है, ओके इसको यहां इस तरीके से लिखना है, इसको इस तरीके से लिखना है। तो आप पढ़ते 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 क्वेश्चन के डिमांड को समझने लगेंगे
और 10-20 क्वेश्चंस पे जब ये कर लेंगे तो आगे जब क्वेश्चन आएगा तब भी आपको 2-3 बार तो पढ़ना है, 2-3 बार, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो दिखते आसान है लेकिन होते नहीं, और उसी क्वेश्चन के फ्लो में जब हम बह जाते हैं तो काम खराब हो जाता है। तो ये काम नहीं करना है। अब पढ़ने में दिक्कत है तो इसका तरीका है, लिखने में दिक्कत में एक चीज क्लियर रखिएगा, क्लियर रखिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर रखिए, आपके आंसर से किसी को कोई लेना देना नहीं, इंक्लूडिंग मी। हम आपका आंसर क्यों पढ़े, हमको पढ़ने का कोई शौक नहीं है, हमारे पास जितना ज्ञान है उतना काफी है, तो आपसे हम एक्स्ट्रा ज्ञान क्यों लें, और इतना मेहनत करके हम आपका आंसर पढ़े फिर दूसरे का तीसरे का हमको नहीं पढ़ना है। एक चीज ध्यान रखिए, आपका आंसर जो कोई चेक करते हैं ना, वो कोई आपका आंसर नहीं पढ़ना चाहते, कोई नहीं पढ़ना चाहता है। तो ये सोचोगे कि सब कुछ लिख देते हैं, नहीं, वो चेक करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि नहीं। तो प्रश्नों के अनुसार देखो, यहां पे अनुसार लिखें, ठीक है, यानी अगर कारण पूछा है तो कारण लिखिए, कारण और परिणाम पूछा है तो कारण भी लिखिए और परिणाम भी लिखिए, ठीक है, और कुछ जोड़ दिया वो भी लिखिए। जैसे मान लो मॉनसून, मॉनसून, भारतीय मॉनसून की विशेषता अगर पूछ रहा है बताइए, असफल होने के कारण पूछ रहा है बताइए, मॉनसून बीच बीच में डिस्टर्ब कैसे हो जाता है अगर पूछा बताइए, या मॉनसून लेट कैसे हो जाता है, या मॉनसून भारतीय एग्रीकल्चर जुआ है मॉनसून का वो कैसे, वो समझाइए। जो पूछता है ना उसको आपको समझा देना है पहला, उससे ना दाएं और ना बाएं, कुछ नहीं करना। तो प्रश्नों के अकॉर्डिंग लिखिए, ये प्रॉब्लम आपका दूर हो जाएगा, राइट। इंट्रो कैसे लिखते हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे आगे कभी, और इवन कर चुके हैं बहुत बार। तो यहां पे एक इंट्रो होना चाहिए, जैसा क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन, उस तरह से इंट्रो। अब छोटा क्वेश्चन है छोटा इंट्रो, बड़ा क्वेश्चन है बड़ा इंट्रो, इंट्रो के अकॉर्डिंग उसी लगभग पेज में, उसी नंबर में यहां पे कंक्लूजन होगा। देखिए, इंट्रो लिखने के कई तरीके होते हैं। जब क्वेश्चन आपका शॉर्ट है ना, शॉर्ट है, तो इंट्रो डायरेक्ट हिट कीजिए, डायरेक्ट हिट कर दीजिए। मान लो आपको लगता है कि असहयोग आंदोलन पे लिखना है, या आपको लगता है कि स्वदेशी मूवमेंट पे लिखना है, तो डायरेक्ट हिट करो कि 1905 में स्वदेशी मूवमेंट हुआ, या उसके साथ जो भी आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगता है हिट कर दीजिए। क्योंकि जब शॉर्ट क्वेश्चन होता है तो वहां आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंक्रीट, शॉर्ट और इंफॉर्मेटिव आंसर लिखना होता है। तो स्टार्टिंग से ही अटैक करो। लॉन्ग है वहां थोड़ा स्कोप है कि आप थोड़ा सा उसको उलझा सकते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इंट्रो लिखेंगे सब। इसके बाद कंक्लूजन पे पहले आ जाते हैं। कंक्लूजन जब लिखिएगा तो कंक्लूजन के लिए हमेशा हमने बोला है कि कंक्लूजन में कई बार आप लोग गलती क्या कर रहे हो, ये सुन लो अच्छे से, गलती क्या कर रहे हो, हमारे अनुसार। अरे भाई साहब, आपके अनुसार क्यों? आप कौन है जो आपके अनुसार? तो हमारे अनुसार नहीं, ये नहीं, हमारे अनुसार ऐसा होना चाहिए, नहीं। कंक्लूजन में अभी आप उस लेवल पे कैपेबल नहीं है कि आप ये लिखेंगे हमारे अनुसार। और अगर आपके अनुसार उसको सही नहीं लगा तो, अगर आपने हमारे अनुसार लिख दिया और उसको सही नहीं लगा तो, इसीलिए एक ढाल बनाइए कंक्लूजन में। ढाल क्या बनाइए? कुछ रिपोर्ट को कोट कीजिए, कोई सुप्रीम कोर्ट या किसी का डिसीजन वो कोट कीजिए, किसी आयोग का कोई सजेशन है वो कोट कीजिए, यानी किसी को एक ढाल के रूप में लीजिए। कोई सरकार की योजना है, सरकार का कोई आंकड़ा है, सरकार का कोई डाटा है, उसको जस्टिफाई करते हुए, उसको ऐड करते हुए अपने लाइंस को लिखिए, ताकि अगर सामने वाला आपसे सहमत नहीं भी है ना, तो वो पीछे देखे, अच्छा ये बोला था क्या, ठीक है, तो आप पे नहीं आएगा, आप बच जाओगे। दूसरा, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, ठीक है, सकारात्मक रहना है। क्यों सकारात्मक रहना है? कंक्लूजन नकारात्मक नहीं होना चाहिए। कुछ भी स्थिति हो, कंक्लूजन सकारात्मक, आशान्वित होना चाहिए। जैसे आप अगर छोटा सा एग्जांपल है, 1920 उठा लेते हैं, या कोई भी 1930 उठा लेते हैं, 1905 का आंदोलन उठा लेते हैं, स्वदेशी मूवमेंट। हर आंदोलन तो फेल था। अब जब फेल है तो क्या हम उसको अनसक्सेस आंदोलन कहेंगे? नहीं, हमारा आंदोलन था अनसक्सेस किस सेंस में? जब विपिन चंद्रा की किताब पढ़ोगे तो क्लियर लिखा है अनसक्सेस किस सेंस में। अगर हम उसके परिणाम के सेंस में देखेंगे तो टोटली अनसक्सेस था।
जो वो टारगेट लेके चला वो तो पूरा ही नहीं हुआ, तो आंदोलन अनसक्सेस है। लेकिन यदि हम उसके इंपैक्ट को लेके चले, प्रभाव को लेके चले, तो क्या लगता है अनसक्सेस था? उसने अपना प्रभाव छोड़ा, लोगों को प्रभावित किया, ब्रिटिश सरकार के प्रति जो डर था कम किया, लोगों के मनोबल बढ़ाया, और आंदोलन के अंदर और लोगों की भागीदारी सशक्त की, एक बड़ा प्लेटफॉर्म भविष्य के आंदोलन के लिए बनाया। ये सारी क्या चीजें थी? प्रभाव थी। तो क्या इस प्रभाव के आधार पर इसको अनसक्सेस कह सकते हैं? आंदोलन तो अनसक्सेस था, लेकिन कह सकते हैं अगर आपने कह दिया, इसका मतलब है कि आप नकारात्मक चीजों की तरफ ज्यादा हैं। आप बोलोगे कि हम अगर इसके परिणाम और रिजल्ट को देखें तब तो अनसक्सेस कहेंगे, लेकिन अगर प्रभाव को देखें तो इसको पूरी तरह से असफल नहीं कह सकते। ये आंशिक सफल आंदोलन था। तो ये क्या था? ये आपने उस वर्स्ट में भी एक अच्छा आशा देख लिया। तो उसी तरह से कोई भी जब कंक्लूड कीजिए, अगर किसी के साथ लड़ाई चल रहा है, रसिया के साथ लड़ाई चल रहा है, इंडिया अमेरिका लड़ गया, छोड़ो, इंडिया और अमेरिका ही लड़ गया हम मान लेते हैं, और पता है अमेरिका बहुत मजबूत है, और इंडिया अमेरिका लड़ गया, इंडिया की हालत खराब है। उस समय आपको अगर लिखने के लिए आ जाए, तब भी आप कोई बताएंगे बहुत वर्स्ट कंडीशन है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, टेक्नोलॉजी से लेके कई मामलों में हम बहुत पिछड़ रहे हैं, लेकिन ये हो सकता है, ऐसी संभावना है। तो एक आशा की किरण, क्योंकि एज ए ऑफिसर आप ही पस्त हो जाओगे तो काम कैसे चलेगा? तो सिचुएशन जितना भी बुरा हो, आपको कोई ना कोई रास्ता ढूंढना है। इसीलिए कंक्लूजन में आपको सकारात्मक रहना होता है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इस बॉडी पार्ट पे। देखो, बॉडी पार्ट पे जब हम आएंगे तो मैंने क्या बोला था? क्वेश्चन के पीछे कुछ टेल वर्ड होते हैं, जैसे विश्लेषण, एनालाइज करना, संश्लेषण, टिप्पणी लाइक कमेंट, मूल्यांकन इवोल्यूशन, आलोचना क्रिटिसिज्म, ऐसे करके कुछ शब्द आपके पास आएंगे। हर एक इसको टेल वर्ड कहते हैं, पुछल्ला शब्द कहते हैं। जिस भी क्वेश्चन के पीछे ये लगेगा ना, कई बार हम इसको इग्नोर कर देते हैं, बोलता है अच्छा क्वेश्चन में अगर ये चेंज कर रहा है, इसका मतलब है ना कि अगर चेंज कर रहा है तो इसका मतलब उस चेंज के अकॉर्डिंग आपसे आंसर चाह रहा है। एक ही सवाल कि 1920 के देखो आंदोलन के कारणों की क्या करें? व्याख्या क्या करें? विश्लेषण क्या करें? मूल्यांकन क्या करें? आलोचना करें। ये एक ही सवाल है। 1920 के आंदोलन के कारण की व्याख्या के साथ टिप्पणी कर सकते हैं। ऐसे करके इसका मतलब इस तरह के चीजों को एक तरह का लिखा जा सकता है। विश्लेषण, मूल्यांकन, आलोचना आदि शब्द लिखे गए। क्या एक ही फॉर्मेट होगा? नहीं, फॉर्मेट में थोड़े थोड़े बदलाव होंगे। और हम क्या करते हैं, हम पढ़ते कहां है? 1920 के आंदोलन के कारण की, अब कुछ भी है करें, खत्म, आंसर तो वही लिखना है। तो जब आंसर लिखोगे तो वो भी टाटा बाय बाय कह देगा। समझ में आ रहा है? तो जब आप मेंस का आंसर राइटिंग करेंगे तो क्वेश्चन के पीछे लगे इन टेल शब्दों को, पुछल्ले शब्दों को ठीक से देखिएगा, क्योंकि ये पुछल्ला शब्द कहां पे अपना रूप दिखाता है? बॉडी में। इंट्रोडक्शन सेम हो सकता है, कंक्लूजन सेम हो सकता है, लेकिन सेम में थोड़ा बदलाव कंक्लूजन में जरूर होगा, लेकिन फिर भी सेम हो सकता है। यहां पे गेम चेंज होगा। यहां अगर आपने उस टेल वर्ड के अकॉर्डिंग चीजों को नहीं लिखा, कहानी खत्म। जैसे अगर आलोचना करने को कहा है तो निगेटिव हिस्सा 70%, पॉजिटिव 30% अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर नॉर्मल सामान्य ऐसे ही पूछा है मूल्यांकन करो, तो आप इसके अंदर 50-50 भी कर सकते हैं, और 70% पॉजिटिव और 30% निगेटिव भी कर सकते हैं। यानी ये कह रहा है, समझ में आ रहा है? अब होगा क्या, इसके अकॉर्डिंग आप यहां लिखोगे। अब होता क्या है कि शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है। बॉडी जब आप लिखते हैं तो उसके अंदर उस क्वेश्चन के, जैसे इंट्रो लिखा ना, तो आंदोलन के कारण की, अब जो भी, तो कारण उसको एक्सप्लेन करेंगे, कुछ निगेटिव पॉइंट्स वो देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डील करेंगे। अब डील करने के दौरान जब बॉडी में रहोगे, यहां आपको कई बार ऐसा मौका मिलेगा कि जहां आपको पैराग्राफ में लिखना होगा, कई जगह ऐसे मौके मिलेंगे जहां आप बुलेट पॉइंट में लिखेंगे, और कई जगह ऐसे मौके मिलेंगे जहां पे आप अंतर दिखाएंगे। ठीक है, अब अंतर यहां दिखाया,
फिर अंतर यहां दिखाया। तो ऐसे करके आपको अलग अलग मौके मिलेंगे, एक भी मौका चूकना मत। आपके आंसर राइटिंग में जितनी डाइवर्सिटी होगी, आंसर राइटिंग में जितनी विविधता होगी, उतना ज्यादा मार्क्स मिलेगा। एक तो वो, इसके साथ ही एक और बात ध्यान रखिए, आंसर राइटिंग के दौरान जो छूट रहा है, बीपीएससी आंसर राइटिंग में आपको पेज लिमिटेड जरूर दिया गया है, लेकिन आज भी जो फ्लो चार्ट का यूज करते हैं, बबल का यूज करते हैं, क्लाउड का यूज करते हैं दिखाने के लिए, उनको नंबर ज्यादा मिलता है। फ्लो चार्ट का मतलब, ठीक है, बबल का मतलब या क्लाउड ऐसे बना दिए, कुछ ऐसे बना दिए, उसके अंदर कुछ हमने लिख दिया, तो इसको नंबर मिलता है। एक तो ये, एक और बात जो बहुत ध्यान रखने की है और हमने देखा है आंसर राइटिंग के दौरान गलती करते हुए, आप में से बहुत सारे बच्चे इस तरह से कंफ्यूज होते हैं कि हमें देखो, उनका दो है कंसर्न, कुछ पॉइंट या ज्यादा पॉइंट। देखो यहां पे दो तरह से गुट बटा है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो थोड़े ही पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट्स कुछ ही लिखेंगे, उसकी व्याख्या क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, व्याख्या ज्यादा करेंगे। कुछ बच्चे ज्यादा पॉइंट लिखेंगे और उसकी व्याख्या कम कर देंगे। ठीक है, व्याख्या कम कर देंगे। अब आप किसमें हैं, पहले ये देख लो। ये चीज ध्यान रखिए, यदि आपने पॉइंट कम किया, यदि आपने पॉइंट कम किया और कितना भी आपने व्याख्या किया, एग्जाम्पल डाला, डाटा डाला, कुछ नहीं हो सकता है, फेल करोगे, कंफर्म फेल करोगे। क्योंकि आप क्यों एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप इसलिए एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपको लगता है कि ये पॉइंट हम सामने वाले को समझा दें। अरे वो समझाया है, वो आपके नॉलेज की बाउंड्री चेक कर रहा है, वो आपके नॉलेज की बाउंड्री चेक कर रहा है और आप बीच में खेल रहे हो, सिर्फ उसको बाउंड्री दिखी नहीं रहा है। समझ में आ रहा है? तो बाउंड्री नहीं दिखा, नंबर जाएगा, कंफर्म नंबर जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। बाउंड्री दिखा, नंबर मिलेगा। अब ये क्या कर रहा है, ये ज्यादा पॉइंट लिख रहा है, और ऑब्वियसली जब आप ज्यादा पॉइंट्स लिखेंगे तो आप एक्सप्लेन तो कर नहीं सकते, क्योंकि वर्ड लिमिट है, पेज लिमिट है, तो आप उसको क्रॉस नहीं करोगे। तो ये क्या करते हैं भाई साहब, ये एक्सप्लेनेशन कम कर देते हैं। कोई बात नहीं, एक्सप्लेनेशन चाहिए किसको, पढ़ना चाहता कौन है, वो तो आपकी सीमाएं देखना चाहता है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे कितने पॉइंट्स ये बना सकता है, कितने डायमेंशन से सोच सकता है। और ऐसा करने वाले खासकर जब एससी के अंदर अपना रूप दिखाते हैं, रौद्र रूप, क्योंकि वहां पे उनको 700-800 वर्ड मिल जाता है, तो जिनको आदत होती है ज्यादा पॉइंट लिखने की, वहां पे उसका प्रचंड रूप दिखता है और एससी में 200 प्लस स्कोर करके चले जाते हैं, और जीएस में भी उनको बढ़िया स्कोर मिलता है। तो याद रखिएगा, इस गलतफहमी में मत रखना। मैंने कई बच्चों को, मुझे लगता है 10-15 बार समझा दिया, लेकिन होता क्या है कि उनको हम भी समझा रहे हैं तो वो कहीं और भी समझ रहे होंगे। समझ में आ रहा है? एक तो 4-5 जगह रहता है, तो उसको कहीं और भी कुछ समझ में आ रहा होगा, कुछ हम समझा रहे हैं, तो वो हो जा रहा है कंफ्यूज नहीं होना है। इतिहास गवाह है और भविष्य भी इसका सबूत बनेगा कि जिसने जितना ज्यादा पॉइंट दिया, जितना डायमेंशन खोला, और वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो उसको नंबर मिला ही मिला। एक्सप्लेनेशन भले आप करो या ना करो। कई बार इसलिए सजेशन दिया जाता है कि लास्ट टाइम में अगर क्वेश्चन छूट रहा हो तो हम क्या करें। लास्ट टाइम में यदि क्वेश्चन छूट रहा हो तो क्लियर सजेशन होता है, क्वेश्चन मत छोड़ना, इंट्रो एक लाइन लिखना, बॉडी में पूरा का पूरा एक एक पॉइंट में आप उसके सारे डायमेंशंस दिखा देना, कुछ एक्सप्लेन मत करना, फ्लो चार्ट बना देना। देखो अब इतना समझो, इतना तक कहा जाता है, कुछ मत करो, फ्लो चार्ट बना दो, कुछ मत करो, बबल्स में पॉइंट्स बता दो, और नंबर मिलता है, नंबर मिलता है। डीएसपी बने हुए हैं ऐसे बच्चे जिनका लास्ट में क्वेश्चन छूट रहा था और उन्होंने बबल बनाया है और नंबर मिला है। और ऐसा नहीं कि इस एग्जाम में यूपीएससी देता है, क्योंकि जब कॉपी चेक होगा ना, तो सामने जो चेक कर रहे होंगे वो और इंप्रेस हो जाएंगे। अच्छा लड़का लिखा तो बढ़िया है, लास्ट टाइम में लगता है इसको कम समय मिल गया, वो पॉइंट मिला लेगा, वो समझेगा लिखना ही तो था। पॉइंट यहां जब आपने दे दिया तो इसको एक्सप्लेन ही तो करना है। तो जो पॉइंट लिख सकता है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, जो पॉइंट लिख सकता है वो एक्सप्लेन नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। तो यहां पे आपको लिखना है, इस गलतफहमी को दूर कर लीजिए, और अगर ऐसा कर लोगे तो वो यूपीएससी, बीपीएससी का, यूपीएससी का पेपर जाके दीजिए ना,
यूपीएससी वाले क्यों बीपीएससी मेंस में अभी अच्छा नंबर लेके आ रहे हैं? क्योंकि उनको वो फॉर्मेट लिखने आता है। आप सीख रहे हो, आपको लंबा लिखने का आदत था, छोटा हो ही नहीं पा रहा है। और लास्ट सजेशन ये है कि कोशिश कीजिए शॉर्ट आंसर को ठीक करने का। शॉर्ट आंसर लिखना जिस दिन सीख जाओगे, लॉन्ग आंसर आपका उसी दिन ठीक हो जाएगा। अगर आप इस गलतफहमी में हैं कि हम लॉन्ग आंसर पे प्रैक्टिस करके लॉन्ग आंसर को पहले ठीक कर लेंगे तब शॉर्ट आंसर लिखेंगे, कभी ठीक नहीं होगा। लिख के रख लीजिए, सवाल ही नहीं होता है ठीक होने का, आप वहां गलत करोगे ही करोगे, होना ही होना है। और नहीं तो कोई बात नहीं है, प्रूफ घर में कर लीजिए। यदि आप कंटिन्यू लॉन्ग आंसर लिख रहे हो, शॉर्ट पे आपने काम नहीं किया, आंसर को शॉर्ट में लिख के देखिए। आप गलती करेंगे, छूटेगा, आपका छूटेगा ही छूटेगा। इसीलिए आंसर शॉर्ट में सीखिए। शॉर्ट आंसर सीख लोगे, लॉन्ग बढ़िया लिखोगे। ठीक है, क्लियर? चलो, तो अभी इतना ही आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और ध्यान रखिए कि एग्जामिनेशन बहुत नजदीक है, तो इस बेहतर यह है कि अभी से आंसर राइटिंग पे पूरा जोर लगा दो। आंसर राइटिंग अगर आपने ठीक कर लिया तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।